तो आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पिछले एक दो लेक्चर में आप लोगों ने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, रेट लॉ इक्वेशन, लेकिन आज के इस लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन को करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इस लेक्चर के बाद करने वाले हैं, क्योंकि चाहे जेई हो या नीट हो या बोर्ड का एग्जाम्स हो, वो सारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। किसी भी केमिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होता है उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर को एन से डिनोट किया जाता है, या इसका दूसरा जो डिफिनेशन है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये कैसे पता चलेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स नहीं करता है? तो इसको एक केमिकल रिएक्शन से समझा जा सकता है। मान लेते कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसका रिएक्टेंट ए है और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर इस रिएक्शन के रेट के बारे में सोचा जाए, इस रिएक्शन का रेट निकाला जाए, तो इस रिएक्शन का रेट दो तरह से निकाला जा सकता है। पहला रेट लॉ इक्वेशन से, और दूसरा मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के बेसिस पे रेट निकालना सिखाया था। क्या था? रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट के लिए यूज करते थे और रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए यूज करते थे। तो उस कंसेप्ट का यूज करके यहाँ इस रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। पहला रेट लॉ इक्वेशन से इस रिएक्शन का रेट निकाला जा सकता है। रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट फ्रॉम रेट लॉ इक्वेशन से के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट यहाँ पे ए है, विथ प्रॉपर पावर। यही तो था रेट लॉ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ प्रॉपर पावर। तो यहाँ पावर क्या है? जो पावर होता था उसी को क्या बोलते थे? ऑर्डर। तो यहाँ ऑर्डर क्या है? जीरो। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए जीरो यहाँ पे ऑर्डर में लिखना है। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लिखना होगा। अब यहाँ पे रेट को स्मॉल आर से भी डिनोट किया जाता है, क्या हो जाएगा? के। और कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या दिया हुआ यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर जो दिया हुआ यहाँ पे जीरो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। और यहां से ये बात पता चलता है कि रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ए का चाहे जितना भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा लो या डिक्रीज करवा लो, इसका जो वैल्यू है वो 1 ही रहने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा पावर है? जीरो। चाहे जितना भी इसके वैल्यू को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, जीरो पावर होने की वजह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, यानी कि फिक्स है, कांस्टेंट है। इसलिए रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स नहीं करता। रेट क्या निकला? रेट कांस्टेंट के इक्वल निकला। दूसरा जो रेट निकालने का तरीका है, रेट को आर से डिनोट करते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ए है यहाँ पे, बाय चेंज इन टाइम। दूसरा जो तरीका था रेट निकालने का, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पे एक और चीज नजर आ रहा होगा कि रेट का यहाँ पे क्या वैल्यू है? के। और यहाँ पे रेट का क्या वैल्यू? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। तो यहाँ करना क्या? रेट का वैल्यू क्या है? तो इस रेट के वैल्यू को इक्वेशन 2 में क्या करना? रखना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? रेट की जगह पे के, क्योंकि रेट का वैल्यू क्या है? के। तो यहाँ इक्वेशन 2 में रखने पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? के। तो ये हो जाएगा माइनस डी ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ dt। ये निगेटिव साइन क्यों लगा? ये रेट किसके लिए निकाल रहे हैं? रिएक्टेंट के लिए। और रिएक्टेंट का रेट जब भी निकाला जाता है तो वहां क्या लगता है? निगेटिव साइन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। अब यहां से इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? k इंटू डी टी माइनस डी ए। अगर इस इक्वेशन को सही तरीके से लिख ले, माइनस डी ए टू के इंटू dt। अब ये नेगेटिव साइन जो दिख रहा है, इस नेगेटिव साइन को क्या करते हैं,
उस साइड लगा देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मैथ्स में बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा तो पता ही होगा। अब यहाँ पे जो देखना है, यहाँ पे ए चेंज कर रहा है, ये डी जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, और डी कहाँ लगा हुआ है, टी में, तो टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि टाइम चेंज कर रहा है। और क्या चेंज कर रहा है, ए चेंज कर रहा है। तो अगर अगर इस तरह का इक्वेशन कहीं दिखे, अगर इस तरह का इक्वेशन कहीं दिखे तो वहां पे क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। और इंटीग्रेट करते हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद साइन लगा है, तो इंटीग्रेट इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन बाद में लिमिट लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिट के बारे में सोचते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं, ये जो साइन दिख रहा है, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलते हैं। तो अब ये लोअर लिमिट कहां से आएगा और अपर लिमिट कहां से आएगा, तो यहाँ लिमिट निकालने के लिए दो कंडीशन होता है, एक होता है इनिशियल कंडीशन और एक होता है फाइनल कंडीशन। तो ये कैसे सोचना है, तो ये सोचना है कहां से, केमिकल रिएक्शन से। तो मान लेते हैं, तो लिमिट निकालने के लिए यहां लेट कर लेते हैं इनिशियल। सोचो, इनिशियल मतलब कि जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा तो टाइम क्या रहा होगा, 0। और जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा। रिएक्शन जब हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट बनने का कोई सवाल ही नहीं होता, तो उस वक्त रिएक्टेंट क्या रहा होगा, मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम कंसंट्रेशन को क्या मान लिए, A0। अब फाइनल सोचो, फाइनल कैसे निकलेगा, यहाँ पे फाइनल जो कैसे निकलेगा, जब रिएक्शन होना शुरू हुआ होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हुआ होगा, और डिक्रीज होने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम को क्या मान लिए, टी। और जब टाइम टी है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा, और जितना घटा उतना ही क्या प्रोडक्ट का फॉर्म करेगा। लेकिन सारा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट जो होता है फाइनल में बच जाता है, वही रिमेनिंग जो अमाउंट होता है उसको क्या मान लिए, ए। तो इनिशियल में टाइम क्या है, 0, कंसंट्रेशन क्या मैक्सिमम A0। जब रिएक्शन होना शुरू हुआ होगा तो कुछ टाइम के बाद उस टाइम को क्या मान लिए, टी। कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का बच गया होगा, तो उस कंसंट्रेशन को क्या मान लिए, ए। ये फाइनल कंडीशन का कंसंट्रेशन है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। लोअर लिमिट में इनिशियल को लिमिट को क्या करते हैं, पुट किया जाता है, और फाइनल को कहा, अपर लिमिट में। जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन क्या, A0। टाइम कहाँ चेंज कर रहा है, ये टाइम, तो टाइम इधर आएगा और कंसंट्रेशन इधर चेंज कर रहा है, तो कंसंट्रेशन इधर लिखेंगे। टाइम जब 0 है तो कंसंट्रेशन कितना है, A0, कंसंट्रेशन इधर है। और टाइम जब T है तो कंसंट्रेशन क्या है, A। तो अब लिमिट बैठाने के बाद लोअर लिमिट A0 A, फिर से समझ लो, जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन कितना है, A0। टाइम T है तो कंसंट्रेशन कितना, A। अगर किसी स्टूडेंट के मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि सर यहाँ A0 और यहाँ A नहीं दे सकते, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, तो टाइम चेंज कर रहा है, तो टाइम लिखते हैं। टाइम लोअर में इनिशियली, फाइनल में, और अपर में फाइनल वाला जो टाइम है। और यहाँ लोअर में इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल में, और अपर लिमिट में क्या, फाइनल कंसंट्रेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये किसका इंटीग्रेशन निकालना है, dA का इंटीग्रेशन निकालना है, यहाँ k इंटू dt का इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैथ का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, समझो। यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y। इसी तरह dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। अब एक और चीज समझना है कि k इंटू dx, मतलब 2 इंटू dx इंटीग्रेट करना, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से क्या होता है, बाहर हो जाता है। और जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें d लगा होता है उसका इंटीग्रेट किया जाता है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है। अब 2 बाहर हो गया
तो 2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। इसी कंसेप्ट को क्या करना, वहां पे यूज करना है। तो अब यहाँ पे तो लिमिट बाद में बैठाना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद लिमिट पुट किया जाता है। dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो dA का इंटीग्रेशन क्या होगा a, और यहां पे लिमिट बैठाएं किसको, a नॉट, और किसको, a को। और यहाँ पे देखो क्या है, कांस्टेंट और dt है, और यहाँ पे जो बताया गया जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, ये जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेट किसको किया जाएगा, dt को। तो यहाँ पे लिमिट अगर बैठाना है, चलो एक स्टेप और करते हैं, a नॉट a इक्वल्स टू माइनस के, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और यहाँ पे भी क्या आएगा, लिमिट आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 से t। अब इसको सॉल्व करो ना। अब कैसे सॉल्व किया जाता है, तो एक और कंसेप्ट समझने का यहाँ पे जरूरी है कि जब लिमिट, तो कैसे लिमिट को पुट किया जाता है, तो एक और कंसेप्ट है मैथ का। देखो लोअर लिमिट 2 दी हो, अपर लिमिट 3 दी हो, इसको कैसे पुट करेंगे, तो कैसे, पहले अपर लिमिट को यहाँ बैठाते हैं, यहाँ 3x के जगह पे आएगा, उसके बाद माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, लोअर लिमिट को, तो 2 को भी यहाँ पे क्या करते हैं, 1। अगर समझ में नहीं आया फिर से समझ लो। अगर ऐसे दिया y 1 से 2, अपर लिमिट को y के जगह पे बैठाते हैं, और उसके बाद लोअर लिमिट को बैठाने से पहले, पुट करने से पहले सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद 1 क्या आ जाएगा, 1। एक और समझ लो, जैसे z दिए हुआ है, अपर लिमिट दिए हुआ 3, सॉरी लोअर लिमिट 3 और अपर लिमिट 5, तो कैसे इसको करते हैं, तो पहले अपर लिमिट को z के जगह क्या करते हैं, पुट करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, पहले अपर लिमिट को z के जगह पुट किया जाता है, उसके बाद लोअर लिमिट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस लोअर लिमिट को फिर पुट करना 3। तो बात आ गई समझ में। यही कंसेप्ट यहाँ पे, पहले अपर लिमिट को यहाँ पे क्या करना, पुट करना। अपर लिमिट a है, a को लिख देंगे, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट क्या है, a नॉट, फिर लोअर लिमिट को पुट कर देंगे, इक्वल्स टू माइनस के इनटू ब्रैकेट, अपर लिमिट को t के जगह पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट क्या, 0 को t के जगह पुट करेंगे, क्या निकला यहाँ पे, a माइनस a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस 0। इसको अगर सही से सॉल्व किया जाए तो माइनस के टी प्लस क्या आ जाएगा, a नॉट। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन निकला, a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, इक्वेशन है। तो फाइनली इक्वेशन जो है निकला है, उसको यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं, a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। और इसी इक्वेशन पे जेईई नीट बोर्ड एग्जाम जो है क्वेश्चंस पूछता है। तो ये इक्वेशन को याद रखना है, और इस इक्वेशन पे बेस्ड, इस फॉर्मूला पे बेस्ड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो, चाहे जेईई का क्वेश्चन हो, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन हो, उस सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्या है इक्वेशन, a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब अगला जो टॉपिक है वो ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम। ए और टाइम के बीच हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ निकालना सीखेंगे, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जेईई में पूछ चुका है। जो इक्वेशन निकला a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एनी टाइम टी, जो रिमेनिंग होता है बाद में कंसंट्रेशन वो है, किसी भी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होता है वो ए है। के क्या है, रेट कांस्टेंट, और टाइम क्या, टी क्या है, टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम ए नॉट टू ए नॉट से ए कंसंट्रेशन जब हुआ, चेंज किया, उसमें जो टाइम लगा वो टाइम में क्या है, टी है। अब इससे आगे अब अगला जो टॉपिक है वो ग्राफ है। किसके बीच ग्राफ है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच ग्राफ निकालना है। किसमें,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो हम इक्वेशन क्या निकला है यहाँ पे, इक्वेशन है A इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। याद रखना एक बात, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जिसके बीच ग्राफ बनाना होता है या रिलेशन निकालना होता है तो उसी के पावर को देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच ग्राफ बनाना है तो किसके पावर को देखना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर को, और किसके पावर को देखना है, टाइम के पावर को देखना है। अब यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे ए के कंसंट्रेशन का पावर देखिए कितना, यहाँ पे 1, के का पावर नहीं देखना है, ए नॉट का पावर नहीं देखना है, क्योंकि ए और टी के बीच ग्राफ है तो ए का पावर देखना है और टी का पावर देखना है। यहाँ पे पावर क्या है, 1, तो ए का भी पावर 1 है, टी का भी पावर 1 है। जिसके बीच ग्राफ बनाना है उसके पावर को देखना है। तो दोनों तरफ पावर सेम है, जब पावर सेम होता है तो ग्राफ लीनियर बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो मैथ का एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या यहाँ पे, y इंटरसेप्ट, y एक्सिस, x एक्सिस और m क्या है, स्लोप। तो c y इंटरसेप्ट है तो c के बारे में एक बात समझ लो, c अगर पॉजिटिव है, c का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ जो है y एक्सिस के ऊपर कट करेगा, और अगर c का वैल्यू निगेटिव है तो ग्राफ y एक्सिस के नीचे से स्टार्ट होगा। अब यहाँ हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ, ये क्या है, y एक्सिस, और y एक्सिस पे क्या है, a है, और x एक्सिस पे क्या है, t है, टाइम। ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन। तो हमको निकालना कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ निकालना। तो अब यहाँ पे देखना है, हमको ये बात पता चल गया कि ए का पावर कितना है 1, टी का पावर कितना है 1। तो ग्राफ अगर दोनों तरफ पावर सेम है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ पे सी के वैल्यू को देखना, सबसे पहले किसके वैल्यू को देखना, सी के वैल्यू को देखना। सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए नॉट, और ए नॉट क्या है, पॉजिटिव है, ए नॉट क्या है, पॉजिटिव है। अगर ए नॉट पॉजिटिव और या सी का वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने क्या कहा, ये y एक्सिस के ऊपर कट करेगा, नीचे नहीं। कहाँ कट करेगा, ऊपर, यहाँ भी या यहाँ भी, वो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हो, मान लेते यहाँ पे कट गया। ये c का वैल्यू कितना है, ए नॉट। अब यहाँ पे c का वैल्यू का यूज कर लिए। अब क्या बचा, m का वैल्यू क्या है, k नहीं है, माइनस k है, निगेटिव। अगर स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ ऊपर नहीं, कहा कैसा मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर मूव नहीं करेगा, कहां मूव करेगा, जहां से कट किया वहां से नीचे मूव करेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है पॉजिटिव एंगल, वो होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। स्लोप को किससे लिखते हैं, m से। स्लोप को किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं, जो किसके बराबर होता है, इक्वल होता है tan थीटा के। और tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस k के। किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस k के इक्वल होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चलो ये ग्राफ दे दिया, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। ग्राफ तो बन गया, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बन गया, किसके किसके बीच, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच ग्राफ बन गया। कैसे निकाले, तो y एक्सिस पे रख दिए, ए को x एक्सिस पे रख दिए, टाइम को, c का वैल्यू पॉजिटिव था तो ग्राफ y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि c क्या है, y इंटरसेप्ट। अगर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है, सर x एक्सिस को क्यों नहीं काटा ये, तो ये c क्या, y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को काटेगा, y का इंटरसेप्ट है तो पॉजिटिव हुआ तो ऊपर से काटेगा, नेगेटिव होता तो ये नीचे से काटता। अब m का वैल्यू नेगेटिव है, हमको ये पता चल गया कि पावर सेम था, तो पावर सेम होने की वजह से लीनियर स्ट्रेट लाइन ऊपर मूव करेगा नीचे। तो ये किससे पता चला, m के वैल्यू से पता चला। m नेगेटिव था इसलिए ग्राफ जहां से कट किया वहां से नीचे होता है। अगर m पॉजिटिव होता तो ये ग्राफ कहां चला जाता, ऊपर चला जाता। और ये स्लोप, ये पॉजिटिव एंगल के साथ जो x एक्सिस के साथ जो बना है एंगल, वो क्या होता है, स्लोप, जिसका वैल्यू होता है m, और ये क्या tan थीटा इक्वल्स टू माइनस के। स्लोप को क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो क्वेश्चन कैसे, ये ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि किस, तो ये किस रिएक्शन का, और इस ये जो ग्राफ दिए हुआ है, ग्राफ दिया होगा और पूछेगा कि ये जो ग्राफ है ये किस रिएक्शन के ऑर्डर को
बताता है। तो ग्राफ से हम पहचान सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एयर टाइम के बीच ग्राफ है, तो बता सकते हैं किस रिएक्शन का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। कभी ये भी दे सकता है, एंगल दे सकता है, यहाँ पे 30 डिग्री कहेगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाले। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा इक्वल होता है माइनस के। तो यहाँ पे इस वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। तो एंगल का मान 30 डिग्री। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। तो माइनस के, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/√3। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो ग्राफ देके पूछेगा इसका ऑर्डर क्या है, दूसरा एंगल दे देगा, पूछेगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाले। तो tan स्लोप निकाल लेना है, tan थीटा निकाल, जो निकलेगा वही क्या होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कवर करेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उस पे बेस्ड कंसेप्ट बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, उस पे बेस्ड नीट या जेईई में जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है केमिकल काइनेटिक्स से या जीरो ऑर्डर रिएक्शन से या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी बताया जाएगा उससे रिलेटेड, जिससे नीट और जेईई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो।